मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके थ्रू अपन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी कर लेंगे और साथ साथ एक बार रिवीजन भी हो जाएगा चीज का। इसमें दे रखा है टू गोडाउन A and B have grain capacity of 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल। दो गोडाउन है आपके पास में, एक गोडाउन तो यहाँ है और एक गोडाउन यहाँ है आपका। गोडाउन ए की कैपेसिटी है, ए 100 क्विंटल है और बी जिसकी कैपेसिटी वो है 50 क्विंटल। दे सप्लाई 3 राशन शॉप। यहां से 3 राशन शॉप में हम क्या नाम से माल को सप्लाई कर रहे हैं यहां से। इट मीन्स मान लीजिए वह है जो राशन शॉप है वह है DEF, और तीसरी राशन की दुकान है F। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट है वह है 60, इसकी है 50 और इसकी है 40। Requirement of the ration shop is 60, 50, 40 quintal. The cost of transportation per quintal from the godown to the shop are given in the following table। और टेबल दे रखी है हमारे को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो दे रखी है इट मींस उसकी टेबल है हमारे। DEF, ए से डी में यदि हम माल सप्लाई करते हैं तो उसमें 6 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। ए से ई में यदि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 3 रुपीज पर क्विंटल एंड 2.50 पर क्विंटल यदि ए टू एफ यदि आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो। और एज इट इज बी टू डी ई एफ यदि आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 4, 2 और 3 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से हमें ट्रांसपोर्टेशन देना होता है, ठीक। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि ए से डी को X क्विंटल आपने सप्लाई की, X क्विंटल एंड A to E Y क्विंटल। आपने माल सप्लाई किया, कहना है मतलब यहां से यहां आपने X क्विंटल और यहां से यहां आपने Y क्विंटल, और बाकी जो बचा वो आपने क्या किया, 100 माइनस X माइनस Y। वो माल आपने इधर सप्लाई कर दिया। अब यहाँ एरो भी लगा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो कि भाई किधर से किधर गया माल। अब बी से देखिए जो रिक्वायरमेंट, डी की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 60 क्विंटल।
जब दो डिफरेंट तरह की प्लेस से अपन क्या नाम से माल सप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि दो डिफरेंट आइटम आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा माल ही हम डी को सप्लाई कर दें। तो दो डिफरेंट वेराइटीज है। देखिए यहाँ पे इसने एक्स क्विंटल माल की डिमांड की डी ने, तो अब कुछ डिमांड जो उसकी रह गई दुकान वाले की, उसकी डिमांड को कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा ये। तो कितना करेगा? 60 माइनस एक्स। भैया इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रह गई अब? 60 माइनस एक्स। यहां पे कितनी रह जाएगी हमारे पास में? 60 माइनस वाई। और यहां पर अब कितनी रह जाएगी? ये रहेगी हमारे पास में 50 में से आप कम कर दीजिए 60 माइनस एक्स माइनस 50 माइनस, सॉरी ये 50 माइनस वाई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 60। ठीक है, ये तो हमारा इसका जो आउटर फॉर्मेट है वो क्रिएट हुआ है केवल मात्र। हाँ 50 माइनस वाई लिख दिया मैंने। देखो डायग्राम इस तरह से है कि ए ने एक्स क्विंटल माल डी को सप्लाई किया, तो डी की जो रिक्वायरमेंट है, बाकी बची हुई डी की जो रिक्वायरमेंट है, कौन फुलफिल करेगा? वो बी करेगा। इट मीन्स अब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी रह गई? 60 माइनस एक्स रह गई, तो वो बी पूरी करेगा। ए ने एक्स क्विंटल भेज दिया तो बी कितना भेजेगा? 60 माइनस एक्स। ए ने ई को वाई क्विंटल माल भेजा, तो अब बी कितना भेजेगा? 50 माइनस वाई। अब ए के पास कितना बचा? एक्स गया, वाई गया, तो 100 में से एक्स वाई जो भी बचा वो उसने सारा माल एफ को ट्रांसफर कर दिया एज इट इज। ऐसे 50 में से आपका 60 माइनस एक्स गया, 50 माइनस वाई गया, तो रिमेनिंग जो भी आइटम है गोदाम बी में, वह एफ को ट्रांसपोर्ट कर दिया उसने। अब इसके अंदर जो जेड की बात आती है, जेड का मतलब है हमारे पास में पैसे कौड़ी से है, इट मीन्स हमारे लॉस प्रॉफिट से है जेड का। वो कहता है कि हम मिनिमम खर्चा करें यहां पर। हाउ शुड बी सप्लाई द ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम? व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट? तो मिनिमम कॉस्ट हो तो उसमें यहां उसने कंडीशन टेबल में दे रखी है कि ए से डी ई एफ में यदि मैं माल सप्लाई करता हूं तो 6 रुपए पर क्विंटल, 3 रुपीज पर क्विंटल और 2.50 रुपीज पर क्विंटल का चार्ज उसको ट्रांसपोर्टेशन देना होगा। इसको 6, इसको 3 और इसको 2.50 रुपीज। यदि बी से आप डीईएफ पर माल सप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन लिखा है, मिसलिनियस लिखा है, सब कुछ लिखा है बेटे, ध्यान से देखो आप। यदि बी से डीईएफ राशन की शॉप पर यदि आप माल सप्लाई करते हैं, तो पर क्विंटल जो चार्ज आता है 4 रुपीज, 2 रुपीज और 3 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से चार्ज आता है। ठीक है, अब जेड की बात करें हम यहां पर, तो जेड देखिए क्या बनेगा। जेड होगा 6x। भाई 6 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपने कितना माल ट्रांसपोर्ट किया? x क्विंटल, तो 6x। एज इट इज 3y एंड प्लस 2.5, 100 माइनस x माइनस y, फिर प्लस 4 टाइम ऑफ 60 माइनस x प्लस
2 टाइम ऑफ 50 माइनस वाई प्लस 3 टाइम ऑफ x प्लस वाई माइनस 60। और इसको कंप्लीट सोल्व कर लीजिए। मैं सोल्व करता हूं। 6 2.5 कम किया 3.5 4 7.5 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। और ये हो गया 1.5y। अब कांस्टेंट को कर लीजिए आप। 250 240 490 590 माइनस 180 410। अब सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट ले हम यहां पर। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट में देखिए क्या क्या आएगा हमारे पास। 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी को हम और सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60 विच इज एक्स लेस देन इक्वल टू 60। ये बात समझ में आई नहीं आई? सिमिलरली ऐसे 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम लिख देंगे y लेस देन इक्वल टू 50 एंड 100 x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एक ही हो जाएगा और एक वही वापस वही कंडीशन लग जाएगी। इट मीन्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन 4 हो गई आपकी। एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पे हमें ग्राफ बनाना है। अब इसमें 60 भी है, 100 भी है, 50 है, 60 है। तो एक काम कीजिए, 20-20 के ब्रेक कर दीजिए। 5 20 20 20 20 एंड 20 20 एट मीन्स स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट। ठीक। अरे 7 भी ऐसा ही है, इसके जैसा ही है 7 भी। अब यहां पहला तो है हमारे पास में लेस देन इक्वल टू 60, तो ये 60 वाली लाइन से ज्वाइन कर दीजिए आप। तो ये तो हो गया आपके पास में x इक्वल टू 60 वाला केस है। और एक था 50 y 50, तो ये हो गया 50, ये ले लीजिए आप। ये y इक्वल टू 50। इन दोनों से लेस का मतलब हो गया इधर भी लेस और इधर से भी लेस। अब उसके बाद में है एक 60-60 वाला, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो 60-60 वाला ये हो जाएगा केस आपका। ये 60-60 वाला हो गया आपका।
इट मीन्स ये इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाली। फिर सेकंड दे रखी है हमें, नेक्स्ट दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो 100 वाली जो जाएगी वह जाएगी आपकी ये हो गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 100 वाली लाइन। ठीक, अब इससे भी रीजन नीचे और इससे ऊपर, तो हमारा कॉमन रीजन ये हो गया हमारे पास। अब इसमें ए के, इसको तो ए पॉइंट ले लीजिए, ए के तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 60,0, बी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे, बी के और सी के कोऑर्डिनेट, ये बी के कोऑर्डिनेट यहाँ, सी के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए आप। और फिर उसके बाद में यहाँ आ जाइए आप, ये डी के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर, डी के तो हो जाएंगे 10 और 50। इसका एक तो पॉइंट हो जाएगा 50 और x की वैल्यू हो जाएगी 50, और b के लिए हो जाएगा ये एक तो 60 यही से हमारे पास में, दूसरा हो जाएगा 60, ये 40 हो जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर ये जो कॉर्नर पॉइंट निकले, वह कॉर्नर पॉइंट हम यहां पर इनकी वैल्यूज निकालें तो जेड ए की वैल्यू आ जाएगी, अब ये इसके अंदर रखो आप 2.5x और 1.5y प्लस 410, तो 60 पुट करना है तो 25 है कि 150, इट मीन्स अच्छा 560 निकाल लिया, चलो ठीक है 560। बी के लिए क्या निकाला, सी के लिए 630, बी के लिए क्या निकला, वापस लिखो 6, नहीं बी के लिए 620 आएगा यार बी के लिए, सी के लिए 610 और डी के लिए 510, तो ये हो जाएगा मिनिमम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू जेड 510 एट डी 1050, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये बताया था एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, कल बताया था मैंने। हाँ कल करवाया था मैंने, बिल्कुल। हाँ ये फर्स्ट पेज ही है।
इसमें दे रखा है फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। तो दो हमारे पास में फर्टिलाइजर है, ब्रांड पी और ब्रांड क्यू। ये ब्रांड पी है और ये ब्रांड क्यू है। और इसमें देता है वह द अमाउंट इन केजी of nitrogen, phosphoric acid, potash and chlorine in a bag of each brand। तो नाइट्रोजन के लिए एन लिख दिया मैंने, फास्फोरिक के लिए पीएच करके मैंने लिख दिया है यहाँ पर, पोटाश के लिए पीओटी करके लिख दिया है और क्लोरीन के लिए मैंने सीएल लिख दिया है। और इसकी टेबल भी दे रखी है हमें 313 1.5। और क्यू के लिए दे रखा है 3.5 टू 1.5 एंड 2। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड एटलीस्ट 240 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो है वह एटलीस्ट है, इट मींस यहां क्या होगा, ग्रेटर देन 240। ठीक है। ब्रांड क्यू सॉरी फिर उसके बाद दे रखा है फास्फोरिक एसिड एटलीस्ट 270। फास्फोरिक एसिड के अंदर भी हमारे पास में गार्डन नीड द एटलीस्ट 240 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड। यस ठीक है, 240 एटलीस्ट 270 kg ऑफ पोटास। ये पोटास के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू 270 एटलीस्ट दे रखा है हमें। एट मोस्ट 310 kg ऑफ क्लोरीन, इट मींस लेस देन, क्लोरीन के लिए हो जाएगा लेस देन 310। मान लीजिए कि एक्स क्वांटिटी तो जो आपका फर्टिलाइजर पी के लिए और वाई क्वांटिटी आपने जो फर्टिलाइजर हमें दे रखा है क्यू, ब्रांड क्यू के लिए हमने यहां एज्यूम किया भाई फ्रूट ग्रोवर यूज एक्स बैग ऑफ ब्रांड पी। ये नंबर ऑफ बैग हो गए हमारे पास में। ब्रांड क्यू के तो एक्स बैग और ब्रांड ब्रांड सॉरी ब्रांड पी के तो एक्स बैग और ब्रांड क्यू के वाई बैग हमने यहां पे लिए। ठीक। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि इफ द ग्रोवर वांट टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, हाउ मेनी बैग ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड। प्रॉब्लम यह आ रही है कि हमारे पास नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमारे को कहता है कि मिनिमम नाइट्रोजन की हम ऐड करना चाहते हैं टू द गार्डन, हाउ मेनी बैग ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड। तो हम यहाँ पे पी और क्यू ब्रांड के कितने कितने हम यहाँ पे यूज में लें। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड इन द गार्डन, वो गार्डन में मिनिमम अमाउंट यूज में लेना चाहता है। तो जेड हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3x प्लस 3.5y, और जेड मिनिमम हो गया यहाँ पे हमारे पास में नाइट्रोजन के बेस पे। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट हो जाएंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन 240, 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल टू 270 एंड 1.5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 310। बस अब तो ग्राफ बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना।
240 और 120। 2020 का ले लीजिए यहाँ पे आप। तो 12 ब्लॉक तो इधर चाहिए अपने को। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140, 160, 180 सफिशिएंट हो गया। 180 तक ही जाना है हमें, 180 से। और 120, सॉरी एक्स पे तो 240 और 120, 1 2 3 4 5 6। ये तो पहली लाइन हो गई हमारे पास में, ये पहली लाइन। सेकंड लाइन की बात करें हम यहां पर, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड लाइन है हमारे पास में 90 और 180। तो 90 का मतलब हो गया अपने पास में 20, 40, 60, 80, 90 और 180। ये सेकंड लाइन हो गई हमारे पास में। थर्ड लाइन हो गई हमारे पास में, तो ये तो हो गया 140 से थोड़ा ऊपर और 240 तक जाएगी। इट मीन्स देखो इससे भी अपर और इससे भी अपर। और थर्ड जो लाइन है हमारे पास में, थर्ड लाइन में जो रिजल्ट आएगा वो होगा 310 डिवाइडेड बाय 15 करो। तो 206.6। तो 200 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 206 अप्रोक्स ये ले लीजिए आप। और सेकंड हो गया अपने पास में 2, तो ये हो गया आपके पास में 155। 155 तो 60 से थोड़ा सा नीचे ये ले लीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इस तरह का फिगर। ये थर्ड लाइन हो जाएगी हमारे पास। इससे हमें लेस चाहिए, तो इससे लेस ये। तो ये कॉमन रीजन हो जाएगा हमारे पास में। अब तीनों पॉइंट फाइंड करो। तो ये तो मैं लिख देता हूं, ये तो कैलकुलेट हो चुका पहले। इट मीन्स 100। इसको कैलकुलेट करो एक तो, और एक इसको कैलकुलेट कीजिए। इसमें ये भी हो जाएगा अपना लगभग ये हो जाएगा 20 और ये वैल्यू पुट की 20 पुट किया 140। 20 और 140 ये वाला कैलकुलेट करो। ए ले लीजिए इसे पॉइंट। ये लगभग 140, 150, 140,50। ये वाला तो मुझे याद था, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये कैलकुलेट कर ही लिया क्योंकि ये 20 पे जा रहा है अपने। आप देखो खुद।
इक्वेशन गलत मार्क छोड़िए भाई। ये है ना 155 हुआ ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ सॉरी, यहाँ आना चाहिए था ये। अब ठीक है, वहां पे चला गया वो। पर पॉइंट तो इसके इन दोनों के अकॉर्डिंग ही निकलेगा ना भाई। वन 155, ये तो बहुत ही डिफर हो गया यार। इट मीन्स ये वाली लाइन आती, क्या ना मतलब आपकी, ये लाइन आती, सॉरी। थर्ड ये बनेगी, ये वाली हटा देना भाई। हाँ 155। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 160। हाँ 155 ये आएगा 155 पर। और ये था 206.6 पर। तो वो अप्रोक्स लेके चल रहा हूं मैं तो। आप तो ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एग्जैक्ट फिगर होगा। इससे जेड ए जेड बी जेड से निकाल लीजिए। जेड ए हो जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 140 एंड प्लस 3.5 इंटू 50 420 प्लस 35 175। हाँ वन, हाँ ये आएगा, वाई आएगा भाई। और जेड बी निकालिए आप 3 इंटू 20 प्लस 3.5 इंटू 0। और जेड सी ये हो जाएगा 3 इंटू 40 प्लस 3.5 इंटू 100। अब देख लेना किससे मिनिमम वैल्यू आती है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आज जिससे भी आया वो चेक कर लेना आप अपने लेवल पे। तीन में ये नहीं है, तीन में ये वाली सही है, ये गलत हो गई अपनी। अरे वो काउंटिंग में गलती हो गई भाई, यहाँ अपन ने नंबरिंग तो की नहीं, बाकी वो गलती हो गई। नेक्स्ट पेज ले लू मैं। हाँ 155 पर ही आएगा। आप इन दोनों को इंटरसेक्शन से 140 50 आएगा, वो ये श्योर है। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वो ये आएंगे। ए यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा ये। अरे पहली वाली लाइन ठीक थी, फिर गलती करवाते, बीच बीच में टोकते। वो 155 ही है यहाँ पर, ये 155 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 155 ही था, गलती करवा दिया तुमने मुझे, बेकार में गलती करवा। तो ये 2.206.6 ये सही है, सही था पहले। ये पहले वाला फिगर ठीक है, ये बाद वाली फिगर ऐसे क्रॉस करते हो तो वो गड़बड़ होती है फिर बाद बाद में। खैर इसमें प्रोसीजर वही है, करने का तरीका वही है हमारे। बस ये ध्यान रखिए आप तो कि जो
आप प्लॉट करें, ठीक से प्लॉट करें आप क्या। बाकी ये आंसर जो भी आप वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, आंसर आपका उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं अब अपन। देखो इसके अंदर हाँ हाँ ठीक है, हंस लो भाई। अच्छा क्या नाम से फिगर है। पहले से ही बनाया था, मुझे और कंफ्यूज कर दिया आपने बेटे बेटे। देखो यहाँ पे अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो पहले हमें जैसे कोइन वगैरह है, कोइन को यदि हम एक बार थ्रो करें तो उस केस में हमारे पास में दो सैंपल स्पेस बनेंगे, इट मींस हेड एंड टेल। यदि आप 2 टाइम उसको थ्रो करते हैं तो एच एच, एच टी एच एंड टी, और यदि आप 3 टाइम थ्रो करते हैं तो एच एच एच, एच एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी एंड टी एच एंड टी। इट मीन्स कुल मिला के 2 की पावर 3, इट मीन्स 8 केसेस में, 2 की पावर 2 इट मीन्स 4 केसेस में, 2 की पावर 1 इट मीन्स 2 केसेस में। हाँ 4 5 नहीं है अपने कोर्स में। इसी तरह यदि हम डाई को थ्रो करें, एक बार यदि डाई थ्रो करें तो जो सैंपल स्पेस होंगे 1 2 3 4 5 6, यदि 2 टाइम थ्रो करें इट मीन्स ये हो गया 6 की पावर 1 मीन्स 6। 36 के लिए हम वो टेबल बनाते थे, ध्यान हो तो आपको। इस तरह ये 36 केस बनते हैं हमारे पास, 6 की पावर 2 मीन्स 36 केस। हाँ डाई को 2 बार थ्रो किया तो भाई हमारे पास में आउटपुट कितने हैं 2, यदि आउटपुट 6 होंगे तो 6 की पावर 2 36 केस। यदि आउटपुट 6 है हमारे पास में और एक बार थ्रो किया है तो 6 रिजल्ट। आउटपुट हमारे पास 2 है, उसको 3 बार थ्रो किया तो 8। ठीक है, जितनी बार थ्रो कर रहे हैं वो पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसका बेस है वो उसके आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट से मतलब है कि एक कोइन के कितने आउटपुट होते हैं, 2 होते हैं हमारे पास में। एक डाई के 6 आउटपुट होते हैं हमारे पास में। ठीक, और यदि हम प्लेइंग कार्ड की बात करें तो टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 में हमारे पास में 4 वेराइटीज होती है, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। ये सब 13 होते हैं। इसमें जो कॉमन जो नंबर्स होते हैं वो तो होता है नंबर्स कार्ड जो होते हैं वो 2 to 10। बाकी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जेक होता है, जोकर सॉरी गुलाम जिसे कहते हैं हम, और एस, ACES। ठीक, उसमें डायमंड और हार्ट तो होते हैं रेड कलर के, ये दोनों, और ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है,
अब हमारे पास में ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। फेस कार्ड यहां पर देखो मैं लिख देता हूं। फेस कार्ड में केवल अब 3 कार्ड ही काउंट होते हैं, किंग, क्वीन और जेक। पहले एस भी काउंट होता था 2007 के पहले, वो सब हटा दिए। केवल अब 3 कार्ड की वैरायटी होती है, तो टोटल हमारे पास में 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक, हर वैरायटी के 3 कार्ड। यदि आप कॉइन को एक बार थ्रो करते हो तो 2 आउटपुट हमें मिलते हैं। यदि एक बार थ्रो करते हैं तो 2 आउटपुट मिलते हैं, इट मीन हेड एंड टेल। यदि 2 बार यदि कॉइन को थ्रो करते हो या 2 कॉइन थ्रो करते हो आप, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 केस हमें मिलेंगे। एज इट इज यदि 3 टाइम करोगे तो आपको 8 केस मिलेंगे। यदि 4 टाइम करोगे तो 16 केस मिलेंगे। सिमिलरली इस तरह वह इंक्रीज होते चली जाएगी टर्म्स। इसी तरह डाई को यदि हम एक बार थ्रो करते हैं तो 6 सैंपल्स स्पेस हमारे को मिलेंगे जो होते हैं उसके। 2 टाइम करोगे तो 36 और 3 टाइम करोगे तो 216। प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड होते हैं। 13 13 13 वैरायटी के 4 वैरायटी जिसमें होती है क्लब, स्पेड जो कि ब्लैक होता है, डायमंड हार्ट और ये रेड होते हैं। इसके अंदर नंबर कार्ड 2 to 10 होते हैं। बाकी 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जेक और एस। ना तो फेस कार्ड में काउंट होता है, नहीं नंबर कार्ड में काउंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहली ही टॉपिक यहां पे दे रखा है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं। एक सैंपल स्पेस में से 2 इवेंट या 2 से ज्यादा इवेंट ये आपने लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में से आपने जो भी इवेंट लिए, मान लीजिए सपोज 2 इवेंट आपने लिए ई और एफ। ठीक, तो जो 2 सैंपल स्पेस आपने लिए ई और एफ, उन सैंपल स्पेस में एक की प्रोबेबिलिटी हो गई तो दूसरे की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे मान लीजिए ई की प्रोबेबिलिटी हो गई तो एफ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या मान लीजिए एफ प्रोबेबिलिटी हो गई तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक दूसरे पे डिपेंड है यहां पर इस केस में। तो उसका जो यहां पे फॉर्मूला जो बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ एज अकर, मैं इसको लिखूंगा नहीं स्टेटमेंट में, आप ओरली याद रखें इस तरह। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ एज अकर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ हो चुका है, अब ई की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। यहां पर ये 2 इवेंट है, एक सैंपल स्पेस के 2 इवेंट है हमारे पास में। ठीक, एक ही सैंपल स्पेस से हमने 2 इवेंट यहां लिए हैं, और उस सैंपल स्पेस की यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में हमारे पास में हम ऐसा भी लिख सकते हैं एज गिवन दैट एफ एज अकर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट एफ एज अकर। ये दोनों केस का रिजल्ट हमें 1 मिलेगा।
भाई सैंपल स्पेस में से ही आपने एफ लिया है, ई लिया है। फिर जो हम यूनियन वाली जो हम कंडीशन लगाते थे सेकंड प्रॉपर्टी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज अकर, यदि इस तरह से यदि हम लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हैज अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट एफ हैज अकर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट एफ हैज अकर। जो सिंपल हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वह एक के साथ में भी यहां इंक्लूड कर सकते हैं हम उसे। और उसी में यदि हम चाहें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, मान लीजिए ई है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम क्या जानते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता था। उसमें भी हम इस एप को इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश given that f has occur is 1 minus probability of e given that f has occur। हाँ अब बोलो, एक सैंपल स्पेस में दो इवेंट हमें गिवन है ई और एफ। अब इसके अंदर एफ तो हो चुका है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो सिंपल सा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप यदि इसकी बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सैंपल स्पेस और एफ में कॉमन क्या होगा, एफ होगा कॉमन, क्या हो जाएगा 1 एज इट इज। इसके अंदर भी यदि आप लिखोगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो एफ एफ में कॉमन क्या आएगा एफ, तो ये भी रिजल्ट 1 हो जाएगा आपका। हाँ एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तभी तो हमें पता लगेगा ना, बिल्कुल डिपेंड होंगे। अब इसके क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। मैं सीधा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखा है मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, और ई गिवन है यहां पर हमें सन ऑन वन साइड, और एफ जो इवेंट हमें गिवन है वह है फादर इन मिडिल। तो देखो पहले तो 3 पर्सन है, मदर फादर और सन, इन तीनों के सैंपल स्पेस बनाइए हम। देखिए मदर फादर सन, मदर सन फादर, फिर फादर मदर सन, फादर सन मदर, अब सन फादर मदर सन मदर फादर। कितने सैंपल स्पेस हो गए, 6 सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास में। यदि हम ई की बात करें तो ई में सन ऑन वन साइड, एक साइड में हो, कहना मतलब या तो लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो, तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया आपका, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। तो ई जो हुआ हमारे पास में वो हो गया एमएफएस
FMS, SFM एंड SMF। और एफ की यदि हम बात करें तो एफ हमें गिवन है फादर इन मिडिल। फादर इन मिडिल एक केस ये हो गया और एक केस ही हो गया हमारे पास में। इट मीन्स MFS एंड SFM। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी ई इंटरसेक्शन यदि एफ हम निकालें तो क्या आ जाएगा, MFS दोनों के अंदर है और SFM भी दोनों में है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो हो गया हमारे पास में 2/6। टोटल सैंपल स्पेस कितने थे, 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 2/6। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां के हिसाब से यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ इज अकर यदि हम निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो उस केस में तो हमारे पास 2/6 2/6 ये तो 1 आता है हमारे को। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई है अगर यदि हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हेलो, हाँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ यार रेज्यूमे यार, अभी फिर मैं आऊंगा, मैं कॉल कर दूंगा मैं तुझे। अब यहाँ पे उसने ये कंडीशन दे नहीं रखी कि इसमें निकालना क्या है। अपन ने दोनों ही केस इसके निकाल लिए क्योंकि यहाँ क्लियर, मैं एक मिनट बुक में वापस देखूं। ई गिवन दैट एफ एज अकर निकालना है तो ई गिवन दैट एफ एज अकर में तो रिजल्ट 1 आएगा हमारा, बिल्कुल श्योर है हम। और यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई एज अकर यदि हम निकालेंगे तो उसके अंदर हमें 1/2 मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन 6 के पहले लिखा हुआ है ई गिवन दैट एफ एज अकर निकालना है तो हमें 1 मिलेगा, बिल्कुल श्योर है अपन यहां पर। ठीक, और यदि मान लो वो मैंने देखा नहीं था, यदि हमें मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट ई एज अगर निकालना होता तो उस केस के अंदर 1/2 आएगा। वो जो भी निकालने के लिए कहेगा वो निकाल देंगे हम यहां पर। ठीक है, बात क्लियर है यहां पे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5। देखिए जब हम दो डाई थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास में इस तरह हम लिख लें पहले।
भाई 2 डाई हम थ्रो करते हैं तो हमारे को 36 केस जो मिलते हैं वो 36 केस ही होते हैं हमारे पास, 11 से लेके 66 तक। अब उसमें कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो पहला केस तो हमारे पास में हो गया कि ग्रेटर देन 9 हो। टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36, पहली चीज जो कि हमने यहां लिख दी है। ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 की यदि हम बात करें तो कौन कौन से केस होंगे? 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। ये उन सबका सम हमारे पास में कितना है? ग्रेटर देन 9। ठीक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अपॉन 36, इट मीन्स 1/6। एप की बात करें हम यहां पर तो एप में हमारे पास में दे रखा है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो ब्लैक डाई के अंदर मान लीजिए ये वाली ब्लैक को रिप्रेजेंट, पहला नंबर ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में हमें केवल 6 केस मिलेंगे, 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56। ठीक, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/36, इट मीन्स 1/6। ये पहला केस है क्वेश्चन नंबर 10 का। जब उसने क्लियर किए रखा है आपको कि 1 डाई इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो मैं कैसे कह दूंगा दोनों ब्लैक हो भाई? और यदि दोनों ब्लैक होंगे तो उस केस में मेरे पास में 11 केस हो जाएंगे, 55 कॉमन होगा उस केस में। नहीं है बात समझ में? 11 केस हो जाएंगे उस केस में। अब इन दोनों में कॉमन देखिए आप, ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहां पे 55, 56 दो ही केस है यहां पे कॉमन। ठीक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा 2/36, 1/18। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज 1/18 अपॉन 1/6, तो ये हो जाएगा 6/18, 1/3। ठीक, इसका जो केस बी है उसमें दे रखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ई यहां दे रखा है सम 8 हो हमारे पास में, तो 8 होने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? 4, 4, 8, 8, 8, 8, 6, 2, 5, 3, 3, 5 एंड 2, 6। ये केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 5/36। और गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 की यदि हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास में? कितने केस होंगे हमारे पास में? वो यहां कह रहा है गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, इट मीन सेकंड प्लेस में हमारे पास में 4 से लेस कितने केस हैं? इट मीन पहली 3 लाइन।
सेकंड केस में ना, हाँ मतलब ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो 18 केस हो गए, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया हमारे पास में 18/36। अब उसको मैं लिखूं क्या, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट वर्टिकल 3 लाइन में देखिए, 1 1 में 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इस तरह 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। सेकंड प्लेस पे 4 से कम ही है ना, तो 18 केस हो गए हमारे पास में। अब इसके अंदर ई इंटरसेक्शन एफ की बात कीजिए पहले तो आप, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा हमारे पास में 5 3, और केवल एक ही केस बना 5 3 और 6 2, यस 5 3 और 6 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 2/36, इट मीन्स 1/18। हेलो, हाँ आप बोलो, कौन सी पेन थी आगे ना, ठीक, हाँ गया था आज। ठीक है चलो। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन हो गया 1/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F has occurred, it means 1/18 upon probability of F is 1/2, 2/18, it means 1/9। भाई ये कुछ क्वेश्चंस इसलिए मैं नहीं करा रहा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट ई और एफ डिफाइन है, इसलिए यहाँ पे आप ई और एफ इजीली निकाल सकते हो इनकी प्रोबेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 12 भी लीजिए आप। कितना टाइम हो गया, बस आज की कहानी है स्टॉप। निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्या निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसमें इवेंट एफ होगा ना हमारे पास में। देखो एक चीज यहां ध्यान से सुनो मेरी बात, गिवन डेट के बाद का जो स्टेटमेंट है या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वाला जो स्टेटमेंट है वह बाद वाला, इट मीन्स एफ वाला स्टेटमेंट होगा वो, इट मीन्स जो हो चुका है। हाँ ये कॉमन, दोनों का कॉमन आएगा ये 2635। ए 62 और 53 ये कॉमन होगा। हाँ बिना सैंपल स्पेस बनाए अपन नहीं कर सकते कुछ भी यहां पर, ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए आप तो।